हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, ईडब्ल्यूएस डीजी फ्री सीप एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट में आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं, जिसके तहत आपको आपके अपने आसपास के जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें फ्री एडमिशन और फ्री पढ़ाई की सुविधा मिलती है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाती है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। तो दोस्तों, लॉटरी लिस्ट में कैटेगरीज क्या होती हैं, इसको हम आसानी से समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं उसमें जो कैटेगरीज होती हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो दोस्तों, आपको कैटेगरीज समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप एक बार कैटेगरी समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या बिना सरकारी नौकरी वाले माता पिता के बच्चों का भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस पर भी जानकारी दूंगा कि अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं तो उनको अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कैसे कराना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस करना है। तो दोस्तों, आई होप दैट कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, कहीं पे भी स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए और बाद में चल के अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता भी है तो हो सकता है कि अधूरी जानकारी की वजह से एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस बार ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उन्होंने कैटेगरी दूसरा भर दिया था, लेकिन जब उनका एडमिशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है कि उनको जो कैटेगरी भरनी चाहिए थी वे कैटेगरी नहीं भरे थे, वो दूसरी कैटेगरी भर दिए थे, जिसकी वजह से अब एडमिशन में दिक्कत हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले समझते हैं कि कैटेगरीज क्या होती हैं, उसके बाद ये समझेंगे कि बिना सरकारी नौकरी वाले माता पिता के बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कैटेगरीज समझ लेते हैं और उनको कैसे प्रायोरिटी मिलती है, कितनी प्राथमिकता दी जाती है एडमिशन में। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, वो दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चों को और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को। तो दोस्तों, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके बच्चों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है एडमिशन में। सर्विस कैटेगरीज़ में, सर्विस कैटेगरी 1 में इनकी जॉब जो होती है वो ट्रांसफरेबल भी हो सकती है, नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकती है। और इसी सर्विस कैटेगरी 1 में भी एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं वो भी आते हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है एडमिशन में। उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है वो दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीएसयू होते हैं या फिर ऑटोनॉमस बॉडी के एम्प्लॉय होते हैं या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के एम्प्लॉय होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो इनकी भी जॉब ट्रांसफरेबल हो सकती है, नॉन ट्रांसफरेबल हो सकती है। तो जो इनके बच्चे हैं इनको एडमिशन में सेकेंड प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं उनको दी जाती है। इनकी भी जो जॉब होती है वो ट्रांसफरेबल भी हो सकती है, नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकती है। इसी तरीके से जो चौथी प्राथमिकता दी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो पीएसयू हैं, ऑटोनॉमस बॉडी के एम्प्लॉय के बच्चे हैं या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के एम्प्लॉय के बच्चे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। इनकी भी जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल हो सकती है, नॉन ट्रांसफरेबल हो सकती है। तो इनके बच्चों को फोर्थ प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद जो सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है वो सरकारी नौकरी वालों को छोड़ के, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, फार्मिंग, बिजनेसमैन, दुकान वाले, इन सब के जो बच्चे हैं उनको सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है। इनको कैटेगरी 5 में रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं ये कैटेगरी हैं। ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। तो दोस्तों, इसी कैटेगरी के आधार पर जैसे कैटेगरी 1 को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद कैटेगरी 2 को, उसके बाद कैटेगरी 3 को, उसके बाद कैटेगरी 4 को और सबसे कम प्रायोरिटी जो दी जाती है वो कैटेगरी 5 को दी जाती है। कैटेगरी 5 में ऐसे बच्चे आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर, फार्मिंग, बिजनेसमैन या फिर ऐसे माता पिता के बच्चे जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं। तो इस तरीके से फिर तो आपको लगता होगा कि जो ऐसे माता पिता जिनके बच्चों का फिर तो एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे माता पिता जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं उनके बच्चों का फिर एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि कैसे उनको एडमिशन लेना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई माता पिता जो पीएसयू के एम्प्लॉय हों या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के एम्प्लॉय हों और उसमें आने वाले केंद्रीय विद्यालय को वही पीएसयू या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग स्पॉन्सर करता है, तो अगर वो अपने बच्चे का उसी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरते हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं, उस एजेंसी ने अगर उस केंद्रीय विद्यालय को स्पॉन्सर किया है तो उनके बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं आपको कि बिना सरकारी नौकरी वालों जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे का एडमिशन कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले एक आरटी कैटेगरी होती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा लॉटरी लिस्ट में आरटी में भी बहुत से बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप कैटेगरी 5 में आते हैं, अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको आरटीई में फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। दोस्तों, आरटीई के लिए कुछ शर्त है। पहली शर्त यह है कि आप डिसएडवांटेज कैटेगरी या फिर
लो इनकम ग्रुप में आने चाहिए। और दूसरी कैटेगरी, दूसरा जो कंडीशन है वो ये है, दूसरी जो शर्त है वो ये है कि आपके घर से जो स्कूल की दूरी है, आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 किलोमीटर में केंद्रीय विद्यालय से आपके घर की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, उससे कम के रेंज में होनी चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 8 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए। तो दोस्तों आरटी कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, 25% सीट्स रहती हैं। ठीक, टोटल सीट्स जैसे कि मानिए किसी केंद्रीय विद्यालय में अगर 200 सीटें हैं, ठीक, तो 200 में से 40 सीटें जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं आरटी कैटेगरी के लिए। इसमें सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी वालों का कोई रोल नहीं रहता, उनके लिए अलग है। लेकिन ये जो 25% सीट्स होती हैं, मतलब 1/4 जो सीटें होती हैं वो आरटी के लिए ही रिजर्व्ड होती हैं। और इसमें सबसे अच्छा चांस रहता है कि अगर आप सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं तो आप लो इनकम का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इनकम का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से इसका प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा, ताकि आगे जब कभी आप केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरें अपने बच्चे का तो आप आरटी कैटेगरी में भरें। आरटी कैटेगरी में बहुत ही अच्छा चांस होता है बिना सरकारी नौकरी वालों के लिए। तो दोस्तों आप जो है, और जैसे जो डिसएडवांटेज ग्रुप की मैं बात बता दूं, डिसएडवांटेज ग्रुप में जो कास्ट कैटेगरीज़ हैं जैसे कि जो रिजर्व्ड हैं SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर, ये डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। और ऐसे बच्चे जैसे कि जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, बेघर हैं, निराश्रित बच्चे हैं, ये भी आरटी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो दोस्तों इनके लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है कि वो केंद्रीय विद्यालय में आरटी में जो 25% सीट होती हैं उस पर एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई पूरी करें। कक्षा 8 तक इनकी फ़ीस भी नहीं लगती है। अगर आरटी कैटेगरी में बच्चे का एडमिशन होता है तो फ़ीस नहीं लगती है, कॉपी किताब के पैसे नहीं लगते हैं, ड्रेस के पैसे नहीं लगते हैं। और अगर उस केंद्रीय विद्यालय में वाहन की सुविधा है तो वाहन के भी पैसे नहीं लगते हैं। सारा कुछ खर्च जो है वो सरकार उठाती है। इसी तरीके से दूसरा डिफरेंटली एबल्ड की जो कैटेगरी होती है उसमें 3% जो सीट होती हैं वो रिजर्व होती हैं डिफरेंटली एबल्ड के लिए। अगर बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो इस कैटेगरी का लाभ उठा सकता है और इसमें एडमिशन वो उसको आसानी से मिल जाएगा। इसी तरीके से एक सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी होती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड पहले समझते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड होती है जो माता पिता की अकेली संतान है, यानी कि ना उसके कोई और भाई हैं ना बहन है। किसी माता पिता की सिर्फ एक ही संतान है, वो सिर्फ लड़की हो, तो ऐसी बच्चियां जो हैं वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आती हैं। और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए हर सेक्शन में 2 सीटें रिजर्व्ड होती हैं क्लास 1 में एडमिशन के लिए। मान के चलते हैं अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में 4 सेक्शन है तो 4 × 2 = 8, यानी कि टोटल 8 सीटें वहाँ पर रिजर्व्ड होंगी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के लिए। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में भी, क्योंकि ये रिजर्व्ड कैटेगरी है इसलिए इसमें भी एडमिशन के चांसेस रहते हैं। इसके बाद MP कोटा के थ्रू भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। हर MP के पास 10 सीटों का रिकमेंडेशन करने के लिए अथॉरिटी होती है, यानी कि कोई भी MP अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें 10 सीटों पर एडमिशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं और उन 10 बच्चों का एडमिशन हो ही जाता है। वो बस केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो एडमिशन होते हैं वो कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के एडमिशन के लिए MP रिकमेंड कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल वीडियो बनाए हैं, आपको इस वीडियो के लास्ट में सजेस्टेड वीडियो के तौर पे वो वीडियो मिल जाएगा। आप उसमें MP कोटा से रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर कोटा होता है, जिसे पहले HRM या HRD मिनिस्टर कोटा बोलते थे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री का नाम ही बदल गया। पहले ये HRM मिनिस्ट्री था, लेकिन अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, तो इसके लिए अब एजुकेशन मिनिस्टर कोटा बोलते हैं। इनके द्वारा भी बच्चों का एडमिशन रिकमेंड किया जाता है। ये अगर बच्चे का एडमिशन रिकमेंड कर देते हैं तो बच्चों का एडमिशन हो जाता है किसी भी केंद्रीय विद्यालय में। और ये MP कोटा और जो HRM या HRD या एजुकेशन मिनिस्टर कोटा होता है, इनके जो एडमिशन होते हैं ये स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं। ठीक, टोटल सीट से भी ऊपर हो जाते हैं। तो इसके लिए ये जिन बच्चों का भी एप्लीकेशन फॉर्म रिकमेंड करते हैं उनका एडमिशन हो ही जाता है। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि आप जो है MP से या फिर HRM जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, अगर आप जो है सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं तो। उसके बाद एक स्पॉन्सरिंग एजेंसी का भी कोटा होता है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटे में भी आप जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी हैं उनसे रिक्वेस्ट करके अपने बच्चे का इस कोटा के तहत एडमिशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऑप्शंस थे जो बिना सरकारी नौकरी वाले माता पिता हैं उनके बच्चों के एडमिशन के लिए होते हैं। खासकर आपको फॉर्म भरते टाइम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। खासकर RT में बहुत ज़्यादा चांस होता है दोस्तों, क्योंकि 25% सीटें बहुत होती हैं। अगर आप सही से फॉर्म भर देते हैं, और इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखिएगा कि जो डिस्टेंस का है रेंज, यानी कि केंद्रीय विद्यालय से जो आपके घर की दूरी होनी चाहिए वो 5 किलोमीटर के रेंज में शहरी क्षेत्र में और 8 किलोमीटर के रेंज में ग्रामीण क्षेत्र में। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि उनका RT में हो गया है लेकिन उनका जो डिस्टेंस है वो दिक्कत कर रहा है, वो 5 किलोमीटर के रेंज में नहीं है या 8 किलोमीटर के रेंज में नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इस वजह से उनके एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के तब आप RT कैटेगरी में भरिएगा। तो दोस्तों अगर आप कैटेगरी 5 में हैं, ठीक,
कैटेगरी 1 to 4 तो सरकारी नौकरी वालों के लिए होता है, उनको थोड़ा प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन आप कैटेगरी 5 में हैं तो आपके लिए ये सब ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि इस बार अब जो एडमिशन है वो सारे मतलब आप ये समझ के चलिए कि ख़त्म होने की कगार पे हैं, क्योंकि अब आप कुछ नया आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि सारा जो फॉर्म वगैरह भरना था, जैसे कि एमपी कोटा या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब डेट निकल चुकी हैं। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगले साल अपने बच्चों का फॉर्म भरिएगा और जानकारी पूरी रखिएगा। पूरी जानकारी रखने के बाद ही फॉर्म भरिएगा, ताकि आपके बच्चे का अगर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए तो फिर एडमिशन ना रुके। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।